गुड मॉर्निंग। केमट्रिक्स में आपका स्वागत है। अभी जो ये क्लास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये है नीट के लिए, जेईई के लिए, और जो भी स्टूडेंट 10th 11th 12th में हैं सभी ये क्लास ज्वाइन करेंगे। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करनी है तो आपको यहीं से क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी। सभी स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए। चलिए, सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हमें लेना है। तो सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइप्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो भी टाइप्स अभी ले रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें हमें लेना है। तो सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइप्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ले रहे हैं हम यहाँ पर संरचना पर आधारित वर्गीकरण, मतलब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। फिर से मैं बता दूं, अगर आप नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं या आप 11th या 12th के स्टूडेंट्स हैं, 10th के स्टूडेंट्स हैं और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। बहुत ही बेसिक लेवल से ये क्लास हो रही है। आप यहाँ से नोट्स भी कर सकते हैं और ये चीजें हमारे पास पीडीएफ में भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए रहेगा तो आप हमारे नंबर पर जो है यहाँ पर व्हाट्सएप करेंगे तो इसके पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, जो भी बच्चे यहाँ पर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको रेगुलर क्लास अटेंड करने पड़ेंगे, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपके पास यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम संरचना पर आधारित वर्गीकरण पहले करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा आपके पास अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक। इंग्लिश में बोलते हैं इसे यहाँ पर ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर, खुली श्रृंखला वाले। यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझेंगे आप। तो कार्बनिक यौगिक जिनमें सभी कार्बन एक दूसरे से जुड़कर खुली श्रृंखला बनाते हैं, खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, ये संतृप्त भी हो सकते हैं और असंतृप्त भी हो सकते हैं। मींस ये डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका ये नोट्स। लेकिन अगर आपको इसे आइडेंटिफाई करना है, केवल एक बार में सीखना है, तो ध्यान से समझेंगे। देखो, मैं स्ट्रक्चर देखकर समझा रहा हूं आपको। ये स्ट्रक्चर है आपके पास ब्यूटेन का। ब्यूटेन मतलब ब्यूट, ब्यूट मींस 4 कार्बन होते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 और 4। अब आप ध्यान देंगे, ओपन मतलब क्या होता है, खुली श्रृंखला मतलब क्या होता है, जब फर्स्ट नंबर का कार्बन, जब पहले नंबर का कार्बन लास्ट नंबर के कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ होता है ना, नहीं जुड़ा हुआ होता, तो ये क्या होता है, ये होता है ओपन। ओपन मतलब खुली श्रृंखला। अचक्रीय, जो चक्र नहीं बनाता, जो साइकिल नहीं बनाता, तो क्या होगा, वो अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक होंगे। जैसे आप यहां समझेंगे, जैसे ये है एक कार्बन, फिर आ रहा है आपके पास ये दूसरा कार्बन, फिर आ रहा है आपके पास ये तीसरा कार्बन, फिर आया आपके पास ये चौथा कार्बन। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये फर्स्ट कार्बन जो है, क्या ये लास्ट नंबर के कार्बन से जुड़ा है, क्या ये नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। यहाँ पर आप देखेंगे, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। क्या यहाँ पर पहला और तीसरा आपस में जुड़ा है, क्या नहीं जुड़ा है, तीसरा तो सेकंड से जुड़ा हुआ है ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखेंगे एग्जांपल आ रहा है आपके पास डबल बॉन्ड वाला, असंतृप्त है। यहाँ पर भी आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड असंतृप्त है। यहाँ पर भी आप देखेंगे, ये भी क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पहला कार्बन लास्ट नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है आपके पास यहाँ पर चक्रीय या बंद श्रृंखला वाले यौगिक। चक्रीय यौगिक में कम से कम एक चक्र या परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है। याद रखेंगे, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बंद श्रृंखला। ये साइक्लिक हो जाएगा। यौगिक जिनमें परमाणुओं का केवल एक चक्र होता है, एक चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। लेकिन वे जिनमें
परमाणुओं के एक से अधिक चक्र होते हैं बहुचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये साइकिल जो है एक चक्र का भी हो सकता है और एक से अधिक चक्र का भी हो सकता है, लेकिन याद रखेंगे चक्रीय या बंध श्रृंखला बनाने के लिए, चक्रीय या बंध श्रृंखला बनाने के लिए कम से कम आपको कितने कार्बन चाहिए रहेंगे? तो कम से कम आपको यहाँ पर 3 कार्बन चाहिए रहेंगे। अगर 3 कार्बन आएगा तभी आप यहाँ पर चक्रीय या बंध श्रृंखला बना सकते हैं। और ये जो चक्रीय है, जो साइक्लिक है, ये जो है 2 टाइप से हो सकते हैं। इसे भी हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, है ना। तो इसे हम जो 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं उसे पहले देखेंगे आप। सबसे फर्स्ट आ रहा है आपके पास समचक्री, इंग्लिश में देखेंगे होमोसाइक्लिक। होमो मतलब होता है एक समान, होमो मतलब क्या होता है? एक समान। एक समान मतलब क्या होगा? वो केवल कार्बन परमाणुओं से बना होगा। ये चक्र जो है, ये साइकिल जो है केवल कार्बन परमाणुओं से ही बना होगा, कार्बन के अतिरिक्त उसमें कोई भी चीज नहीं आएगा। तो ये क्या कहलाएगा? होमोसाइक्लिक। अभी मैं सबका एग्जांपल भी आपको लेकर बताऊंगा, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो होमोसाइक्लिक है ये भी 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, मतलब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखेंगे आप। सबसे फर्स्ट आ रहा है आपके पास एलिसाइक्लिक यौगिक। अब देखेंगे, नाम में ध्यान देंगे, कभी भी अगर आपके पास एलिसाइक्लिक यौगिक आता है ना, तो एलिसाइक्लिक के बाद एक नाम और आपको याद करना पड़ेगा, वो रहेगा एरोमेटिक। तो अभी आप देखेंगे एलिसाइक्लिक, ये वे यौगिक हैं जिनमें 3 या अधिक कार्बन परमाणुओं का चक्र होता है। याद रखेंगे कभी भी साइक्लिक जो आएगा उसके लिए कम से कम हमें 3 कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है, तभी एक साइकिल आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इन्हें हम क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एलिफेटिक के समान होते हैं। एलिफेटिक मतलब क्या समझ में आ रहा है? जो आप अभी सीधी श्रृंखला वाले लिए थे ना, ये उसी के ही समान होगा, लेकिन याद रखेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है। ये सब किस में रहेंगे? संतृप्त में रहेंगे। क्लियर? अब चेक करते हैं। जैसे ये आ रहा है आपके पास एक कार्बन, ये आ रहा है दूसरा कार्बन और ये आ रहा है तीसरा कार्बन, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये केवल कार्बन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे हम पॉलीमेथिलीन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे हम पॉलीमेथिलीन भी कहेंगे। और यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, तीनों को क्या किया आपने? ज्वाइन कर दिया, एक साइकिल आपने बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। मतलब कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जो आएगा उसके नाम के सामने आपको साइक्लो जोड़ना है, बताना पड़ेगा कि ये साइक्लिक कंपाउंड है। यहां पर आप चेक करेंगे कितने कार्बन है? ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। यहां पर क्या हुआ? यहां पर पहले नंबर का जो कार्बन है ये लास्ट नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है? 4 है। तो जो 4 है मींस लास्ट कार्बन जो है पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है? ये साइक्लिक कंपाउंड है। बिल्कुल समझ के चलिए, ये भी क्या है? साइक्लिक कंपाउंड्स हैं और इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। क्यों? क्योंकि ये 4 कार्बन से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे, यहाँ पर टोटल यहाँ कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। अब कैसे काउंट करेंगे? तो याद रखेंगे जो भी ये कॉर्नर होता है ना, ये कॉर्नर ज्वाइंट होता है ना, यहाँ कार्बन होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हुआ? यहां पर आपने पढ़ा अभी यहां पर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास आ रहा है एरोमेटिक यौगिक। वेरी एमपी 11th क्लास में बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है। इन यौगिकों में कम से कम एक बेंजीन चक्र होता है, मतलब ये स्ट्रक्चर किसके समान बनेगा? बेंजीन के समान बनेगा। और बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? तो यहाँ 6 सदस्यीय कार्बन चक्र होगा, ठीक है। 6 सदस्यीय कार्बन चक्र होगा। और याद रखेंगे इसे एरोमेटिक क्यों कहते हैं? एरोमेटिक मतलब होता है एरोमा लाइक, एरोमा लाइक, एरोमा मतलब होता है इसे हम उसके गंध से क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ही अगर हम बॉटल ओपन करेंगे तो स्मेल आएगी, सुगंध आएगी, गंध आएगी, वहां से हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक। और एरोमेटिक में एकांतर क्रम में क्या होना चाहिए? एकल बंध और द्विबंध होना चाहिए। एकांतर मींस अल्टरनेट, यहाँ पर अल्टरनेट में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आपको नजर आएगा। अगर स्ट्रक्चर बेंजीन के समान है इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर कहेंगे। अब फिर से ध्यान से समझेंगे एरोमेटिक क्या है। एरोमेटिक मतलब होता है एरोमा लाइक। एरोमा लाइक मतलब जिसको हम
उसे गंध से, उसके गंध से पहचान सकते हैं। तो ये होगा एरोमा लाइक, एरोमा के समान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एकांतर क्रम में आपको क्या नजर आना चाहिए, डबल बॉन्ड नजर आना चाहिए। ध्यान से समझेंगे, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये देखेंगे बेंजीन, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर आ रहा है आपके पास सिंगल बॉन्ड, फिर आ रहा है यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड है। तो एकांतर क्रम में जब यहाँ पर क्या नजर आएगा, एक का अंतर, एकांतर में डबल बॉन्ड नजर आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना। एग्जाम्पल में आ रहा है आपके पास बेंजीन। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, बेंजीन में यहाँ पर 6 कार्बन होते हैं। चेक कर लेंगे आप अच्छे से, है ना। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना, इस तरीके से आप इसे पढ़ेंगे। एरोमेटिक आपके एग्जाम में आएगा, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप यहाँ पर एक रिंग को और कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा द्विचक्रीय, और इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर नेप्थलीन। यहाँ पर भी अगर आप चेक करेंगे तो अल्टरनेट में आपको यहाँ डबल बॉन्ड नजर आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आपके पास आ रहा है नॉन बेंजोनाइट यौगिक। नॉन बेंजोनाइट मतलब क्या होता है, पहले जो आपने अटेंड किया, पहले जो आपने देखा वो क्या था, वो था बेंजीन के समान, है ना। 6 कार्बन थे वहां पर, और अल्टरनेट में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहे थे। ठीक है, तो वो क्या था, वो था वहां पर बेंजोनाइट स्ट्रक्चर। लेकिन ये क्या है, ये है यहाँ नॉन बेंजोनाइट यौगिक। नॉन बेंजोनाइट मतलब क्या होता है, जो बेंजीन के समान नजर नहीं आएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आएंगे आप एग्जाम्पल देखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन क्यों लगती है आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो आप कभी सुने हुए नहीं हैं और जो आपको याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी पर्सन से मिलते हैं, किसी व्यक्ति से अगर आप मिलते हैं और आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, है ना, उनका नाम अगर आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप उसे कैसे आवाज देंगे, कैसे आप उसे बुलाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी जितने यौगिक हैं सबका अगर आपको नाम याद होगा तभी आप उसे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पहचान कर पाएंगे। अगर आप उसे पहचान गए, समझेंगे, अगर आप उसे पहचान गए लेकिन फिर भी अगर आपको उनका नाम याद नहीं आ रहा है तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कठिन माना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे आप नॉन बेंजोनाइट यौगिक जो बेंजीन के समान नहीं है। एग्जाम्पल आ रहा है ट्रोपिलीन, एजुलिन। देखिए अब यही सब नाम आपको याद करने पड़ेंगे। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में क्या होगा, 4 ऑप्शन बनकर आ जाएगा आपको पास। बोलेंगे ट्रोपोलिन का फार्मूला क्या है, एजुलिन का फार्मूला क्या है, और आप फंस जाएंगे वहां पर। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रखेंगे और आपको ये मटेरियल जो है हम पीडीएफ में भी अवेलेबल करा देंगे। चलिए नेक्स्ट, अब आप देखेंगे ट्रोपोलिन में यहाँ पर चेक करेंगे कितने कार्बन हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब आप ध्यान देंगे ये 6 से अधिक कार्बन है ना। लेकिन क्या है, सभी के सभी कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या है, ये साइक्लिक है, चक्रीय है, रिंग के समान है। ठीक है, तो ये भी क्या चीज है, ये भी यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन ये नॉन बेंजोनाइड है, बेंजीन के समान नहीं है। इसी प्रकार आप चेक करेंगे एजुलिन, और यहाँ पर भी आपको क्या नजर आ रहे हैं, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद आ रहा है आपके पास विषम चक्रीय यौगिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो क्या था, वो था होमोसाइक्लिक। होमो मतलब क्या होगा, एक समान। समचक्री मतलब क्या होगा, एक समान। एक समान मतलब जिसमें केवल कार्बन परमाणु थे, जो केवल कार्बन परमाणु से मिलकर बना हुआ था। लेकिन जैसे ही अगर आप आते हैं हेट्रो में, तो हेट्रो में क्या होगा, इसमें एक या अधिक विषम परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर चक्र में हो सकते हैं। मतलब क्या समझ में आया आपको, इसमें कार्बन के अतिरिक्त आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी नजर आएंगे। तो क्या होगा, ये होगा विषम चक्रीय यौगिक। ये भी 2 प्रकार से होते हैं। पहला आ रहा है आपके पास एलिसाइक्लिक। जब भी अगर आपके पास एलिसाइक्लिक शब्द आएगा तो मैंने बताया था वहां पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, है ना। वो केवल क्या होगा, सैचुरेट होगा, संतृप्त होगा, केवल सिंगल बॉन्ड से बना होगा। तो देखेंगे आप यहाँ पर एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक। तो विषम चक्रीय यौगिक जो एलिफेटिक यौगिकों के साथ
उनके गुणों से समानता दर्शाते हैं। बार बार यहाँ पर आ रहा है एलिफेटिक यौगिक, तो याद रखेंगे जो भी लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जो भी सीधी श्रृंखला वाले जो होते हैं उसे हम एलिफेटिक नाम दिए थे। ये इनके गुण मीन्स जो हम पढ़ रहे हैं अभी एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक, इनके गुण एलिफेटिक के समान ही हो सकते हैं। ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये विषम है। विषम का मतलब होता है कि यहाँ पर कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी हो सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल आ रहा है आपके पास यहाँ पर ऑक्सीरेन या एपॉक्सी एथेन। चेक करेंगे आप यहाँ पर, ये कॉर्नर क्या है? कार्बन। ये कॉर्नर क्या है? कार्बन। लेकिन साथ में यहाँ पर इस कॉर्नर पे क्या नजर आया आपको? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु नजर आ गए। कौन सा है? यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीरेन या एपॉक्सी एथीन। इसके बाद आ रहा है आपके पास यहाँ पर THF। इसका बहुत बार यूज होगा, अगर आप नेम रिएक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर ये बहुत बार यूज होता है THF। बहुत सारे लोग फिर फंस जाते हैं कि ये THF क्या है, तो उसका फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। अब चेक करेंगे आप, यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर भी है कार्बन, यहाँ पर भी है कार्बन, और यहाँ पर भी क्या है? कार्बन है। 4 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, साथ में कार्बन के अतिरिक्त यहाँ पर क्या नजर आ गया आपको? ऑक्सीजन नजर आ गया। तो ये क्या है? ये है यहाँ पर THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। ये भी क्या है? ये भी है यहाँ पर विषम चक्रीय यौगिक। क्यों विषम चक्रीय है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु ऑक्सीजन आपको नजर आ रहे हैं। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपके सामने आ रहा है यहाँ पर 1,4-डाइऑक्सेन। 1,4-डाइऑक्सीजन। अब ये 1,4 क्यों आया है? क्योंकि आपने यहाँ पर नंबरिंग किया है, और नंबरिंग कैसे हो रहा है चेक करेंगे। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ। मतलब ये जो ऑक्सीजन जो है इसे 1 और 4 नंबर मिला हुआ है, इसलिए इसका नाम है 1,4-डाइऑक्सेन। ये भी विषम चक्रीय है, यहाँ पर भी कार्बन के अतिरिक्त आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है। नेक्स्ट है आपके पास पायरोलिडिन। पायरोलिडिन में क्या है? पायरोलिडिन में कार्बन के अतिरिक्त जब भी जो कॉर्नर नजर आएंगे सभी क्या है? यहाँ पर कार्बन है। कॉर्नर कॉर्नर किनारे में सभी कार्बन है। कार्बन के अतिरिक्त आपको क्या नजर आएगा? यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये क्या है? ये है पायरोलिडिन। ठीक है, और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे। यहाँ पर हम हाइड्रोजन ऐड किए हैं, ये 1 और ये 2, और नीचे एक हाइड्रोजन आ रहा है आपके पास। ये देखिए, ये नीचे हाइड्रोजन आया, इस तरीके से यहाँ पर इसके पास नाइट्रोजन के पास 3 बंध हो गए। तो जो हम ये कार्बन लिखते हैं ना, ये भी याद रखेंगे, यहाँ पर भी ऐसे 2 बॉन्ड और बने हुए हैं, और यहाँ पर क्या जुड़े हुए हैं? सभी में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। वैलेंसी को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर सभी में हाइड्रोजन लगाते हैं। वो आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन याद रखेंगे सभी कार्बन पे किनारों पर जो कार्बन नजर आ रहा है ना, सभी के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन भी है। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो जो भी पॉइंट आएगा आप समझ के चलेंगे, सभी में आपको उसकी संयोजकता जो है, वैलेंसी जो है, वो भी कवर करनी है। जैसे अगर आप यहाँ देखते हैं, फर्स्ट वाले में देखेंगे फिर से ऑक्सीजन, तो देखिए यहाँ से ये एक बॉन्ड नजर आ रहा है, यहाँ से एक बॉन्ड नजर आ रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाया हुआ है। ये 2 बॉन्ड क्यों बनाया? वो 2 बॉन्ड इसलिए बनाया क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेम में जो भी आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, सब में आपको उसकी वैलेंसी पर ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास यहाँ पर पिपरिडिन। इसमें चेक करेंगे, ये जो नाइट्रोजन नजर आ रहा है इसकी वैलेंसी 3 होती है। तो चेक करेंगे, ये 1, ये 2, और यहाँ पर ये नजर आ रहा है एक बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ, ये 3। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? पिपरिडिन। इसकी शॉर्ट लेते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। जहां पर मैं एरोमेटिक वर्ड यूज करता हूं तो माइंड में सेट करके रखिए, एरोमेटिक मतलब होता है एरोमा लाइक। एरोमा लाइक मतलब एरोमा के समान। एरोमा मतलब होता है एयर। एयर मतलब होता है जिसमें स्पेशल कुछ गंध होती है, जिसको हम उसके गंध से, सुगंध से पहचान सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर एरोमेटिक वर्ड यूज करते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं एरोमेटिक की पहचान कहां से करेंगे? तो अल्टरनेट में वहां पर डबल बॉन्ड आएगा। एलिफेटिक में सिंगल बॉन्ड था, और एरोमेटिक में क्या आएगा? यहाँ पर एकांतर क्रम। एकांतर मींस एक का अंतर। क्या नजर आएगा आपको? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नजर आएगा। देखिए ये सिंगल बॉन्ड है,
फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर क्या है सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से आपको इसे चेक करना है। अब आएंगे आप इसके एग्जाम्पल में। तो फर्स्ट है आपके पास फ्यूरेन, विषम चक्रीय है, नाम में ध्यान देंगे विषम है, विषम मतलब कार्बन के अतिरिक्त अन्य भी नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर फ्यूरेन में क्या है ऑक्सीजन, फिर है यहाँ पर पायरोल, पायरोल में क्या है यहाँ पर नाइट्रोजन, फिर है यहाँ पर थायोफिन, थायोफिन में क्या है यहाँ पर सल्फर। बिल्कुल याद रखेंगे, कभी भी अगर वहां पर क्या नजर आएगा सल्फर नजर आएगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सल्फर नजर आएगा तो वहां पर जनरली थायो वर्ड ही यूज होता है, सल्फर के लिए थायो वर्ड ही यूज होता है, आगे भी आप देखेंगे ऐसी। फिर है यहाँ पर पिरिडिन, पिरिडिन में देखिए हमने क्या किया, अब ये एग्जांपल में डबल बॉन्ड के बदले रिंग कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए एकांतर क्रम में जो डबल बॉन्ड होते हैं, एकांतर मींस एक एकांतर में जो डबल बॉन्ड होते हैं ये अपना पोजीशन चेंज करते हैं, ये अपना पोजीशन चेंज करते हैं, यहाँ पर ये घूम सकते हैं। उस चीज को शो करने के लिए हम क्या करते हैं एक रिंग बना देते हैं। रिंग का मतलब होता है कि ये डबल बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और है वो है क्विनोलिन, यहाँ पर भी आप देखेंगे हमने रिंग बनाया है, रिंग का मतलब फिर से वही होगा एकांतर क्रम में यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड है। ठीक है, एकांतर क्रम में क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, नाम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं क्रियात्मक समूह। एक्चुअल मेन केमिस्ट्री जो है यहीं से स्टार्ट हो रही है आपकी, जो आप पढ़ते हैं 11th क्लास में 12th क्लास में, वो है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, इंग्लिश में बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो रही है। हम जो 11th की क्लास लेंगे वहां पर आपको इसका ABCD और पढ़ाएंगे, एक एक चीज समझाएंगे कि अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम नीट के लिए स्पेशल क्लास ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको ये क्लास दे रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। क्रियात्मक समूह अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वह समूह है जो अणु को उसके अभिलाक्षणिक रासायनिक गुण देता है। केवल यही पॉइंट मेन है यहाँ पर, क्या चीज क्रियात्मक समूह क्या होता है, जिस पर उस यौगिक का क्रिया जो है, रासायनिक क्रिया जो है वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा यहाँ पर क्रियात्मक समूह। द्विबंध एवं त्रिबंध को भी क्रियात्मक समूह की तरह मान्य कर सकते हैं, कि हम मान सकते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी क्या है एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब समान क्रियात्मक समूह वाले सभी यौगिक एक ही वर्ग को प्रदर्शित करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर अल्कोहल, तो चाहे आप वहां पर मिथाइल अल्कोहल बोलिए चाहे इथाइल अल्कोहल बोलिए, अल्कोहल बोलने से ही वहां पर क्या नजर आ जाएगा आपके पास OH, क्या नजर आ जाएगा OH, OH क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्कोहल। तो जितने टाइप से अल्कोहल होते हैं सभी के सभी इसी ग्रुप में आ जाएंगे। तो ये होता है यहाँ पर क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। चलिए उसका एक टेबल यहाँ पर आपको अभी दिखा देते हैं, देखेंगे। ये चीजें जो हैं PDF में अवेलेबल हैं, ये टेबल आपको हम सेंड कर देंगे। फर्स्ट आ रहा है आपके पास ओलेफिन्स, ओलेफिन्स मींस एल्किन, याद कर लेंगे आप। एलिफेटिक मतलब आप अभी लिए थे सीधी लाइन वाला सिंगल बॉन्ड वाला, अभी यहाँ पर आ रहा है ओलेफिन्स एल्किन। इन आ रहा है, इन मतलब होता है डबल बॉन्ड, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद आ रहा है आपके पास यहाँ पर एसिटिलीन, कॉमन नेम में आएगा एसिटिलीन, और इसे हम बोलेंगे एल्काइन। एल्काइन क्या होता है, नाम में आ रहा है आइन। आइन को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वहां पर क्या नजर आना चाहिए आपको, ट्रिपल बॉन्ड नजर आना चाहिए। जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड होगा हम उसके नाम में क्या लिखेंगे आइन। जैसे अगर 2 कार्बन वाला है तो ये क्या हो जाएगा इथाइन, 3 कार्बन वाला नजर आएगा तो वो हो जाएगा यहाँ पर प्रोपाइन, 4 कार्बन आएगा तो ब्यूटाइन। केवल क्या करना है नाम में ये जोड़ना है। इसके बाद आ रहा है आपके पास एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होता है RX, ये R अभी हम आपको बताएंगे कि ये R कहां से आया, ये भी हम आपको अभी इसी नोट्स में अभी बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप। RX तो ये हो जाएगा एल्काइल और ये X हो जाएगा यहाँ पर हैलाइड। अगर आप इसका IUPAC नेम करेंगे तो ये जो हेलोजन होता है हैलाइड होता है, इसे आप किस फॉर्म में लिखेंगे, हेलो के फॉर्म में, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। हेलो के फॉर्म में आपको क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है, उच्चारण करना है। आगे देखेंगे आप, ये आ रहा है आपके पास एसिड हेलाइड, अम्ल हेलाइड। अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हो जाएगा RCOX, ये पूरा एक साथ क्या कहलाएगा एसिड हेलाइड कहलाएगा, है ना। इसे पहचानना है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से बोलूंगा कठिन है, क्योंकि आपको इसको पहचानना है, याद करना है। एसिड हेलाइड RCOX, COX जब भी आएगा तो क्या होगा, वो अम्ल हेलाइड होगा। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो यहीं पर हमने ये नोट्स में लाया है, एल्केनॉयल हेलाइड। मतलब एसिड हेलाइड को IUPAC नेम में आपको क्या बोलना है, एल्केनॉयल। ठीक है, अगर 1 कार्बन आएगा तो क्या बोलोगे आप यहाँ पर, मिथेनॉयल। 2 कार्बन आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इथेनॉयल। और X के बदले अगर आप Cl लेते हैं, X के बदले हेलाइड के बदले अगर आप यहाँ पर Cl लेते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मिथेनॉयल क्लोराइड, इथेनॉयल क्लोराइड। क्लियर हुआ, इस तरीके से आपको इसे बोलना है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास यहाँ पर अमाइड, RCONH2, एसिड अमाइड। क्या हो जाएगा, एसिड अमाइड RCONH2। ठीक है, इसका IUPAC नेम होता है एल्केनामाइड, एल्केनामाइड। तो क्या हो जाएगा, 1 कार्बन आएगा तो मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका नामिंग करेंगे, नाम लिखेंगे। एक और आ रहा है आपके पास अम्ल अनहाइड्राइड। बिल्कुल याद रखेंगे, हाइड्राइड मतलब वाटर होता है, हाइड्राइड मतलब क्या होगा, वाटर। अगर आपके पास आ रहा है अनहाइड्राइड, मतलब क्या हुआ, आपने वहां से वाटर को हटाया है। अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं, क्या लेंगे, 2 यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH लेंगे, ध्यान से समझेंगे आप। जैसे हम लेंगे यहाँ पर RCOOH, RCOOH के कितने अणु लेंगे हम, 2 अणु लेंगे। अब उसमें से अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, अनहाइड्राइड। बिल्कुल याद रखेंगे, कभी भी अगर आपके पास अनहाइड्राइड आएगा तो उसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को वहां से बाहर निकाला गया है। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो इसका IUPAC नेम होगा यहाँ पर एल्केनोइक अनहाइड्राइड, मेथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक। इस टाइप से क्या करना पड़ेगा, इसका नाम लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आगे टेबल पे। इसके बाद आ रहा है आपके पास यहाँ पर अल्कोहल्स। अभी हमने बताया था अल्कोहल का फार्मूला होता है ROH, और इसे IUPAC में क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, एल्केनॉल्स, एल्केनॉल्स, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। और यही अल्कोहल का जब OH ब्रांच के फॉर्म में आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है आपके पास ईथर। ईथर का फार्मूला होता है ROR, ईथर का फार्मूला होगा ROR। R क्या है, एल्काइल ग्रुप से है, और R को छोड़कर जो नजर आ रहा है, मीन्स जो ऑक्सीजन नजर आ रहा है, ये क्या है यहाँ पर, उसका क्रियात्मक समूह। ईथर का IUPAC नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, जो छोटा होता है, कम कार्बन वाला होगा, वहां पर ऑक्सी वर्ड यूज होता है ना, ये चीज याद रखेंगे। जैसे अगर हम लेते हैं एक एग्जांपल, एक आ रहा है आपके पास CH3O C2H5, ये हमने लिया CH3O C2H5। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर एक साइड में 1 कार्बन है, एक साइड में 2 कार्बन है, तो जो कम कार्बन वाला है इसी के ऑक्सी कहेंगे, जो कम कार्बन वाला आएगा इसी को क्या कहेंगे हम, ऑक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फार्मूला होता है RCHO, और CHO का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर मतलब सबकी वैलेंसी को शो करना, तो ये आपको इस तरीके से नजर आएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एल्डिहाइड। इसका IUPAC नेम होता है एल्केनल, मिथेनल, इथेनल। इस तरीके से आपको बोलना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके पास कीटोन। कीटोन का फार्मूला होता है RCOR, कीटोन। IUPAC नेम होता है एल्केनोन्स। यहाँ पर ये 3 कार्बन से स्टार्ट होते हैं, और ये हो जाएगा IUPAC नेम इसका प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन। इस फॉर्म में इसको बोलना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से यहाँ पर आ रहा है आपके पास साइनाइड। साइनाइड का IUPAC नेम होता है यहाँ पर नाइट्राइड। साइनाइड का फार्मूला होता है RCN, और अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो ये 1 2 3 4, और नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3, है ना। तो हम आपको ये चीजें एक बार और अच्छे से समझाएंगे कि ये कैसे आता है। अभी जो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि ये सभी के सभी क्या चीजें हैं। तो ये सभी के सभी यहाँ पर क्रियात्मक समूह हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं। तो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, और सबको आपको पहचानना है, सबका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद लास्ट आ रहा है आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। IUPAC नेम होता है एल्केनोइक एसिड।
ठीक, तो ये तो हम एक बार और क्लास लेंगे तो वहां पर आपको इसको डिटेल समझाएंगे। अभी जो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से करें, हम उसमें फिर से आ रहे हैं यहाँ पर। अब फिर से आइए, सबसे फर्स्ट स्टार्ट जो हमने किया था यहाँ वो था आपके पास एलिफेटिक, है ना। एलिफेटिक मतलब सीधी श्रृंखला वाले। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये संतृप्त और असंतृप्त हो सकते हैं, वहां पर आपको बताया था। तो संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, जो भी बच्चे 10th क्लास वाले ज्वाइन किए होंगे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अभी से सीख जाइए कि संतृप्त मतलब सेचुरेट और असंतृप्त मतलब अनसेचुरेट, इसका मीनिंग क्या होता है ना। बहुत ही इजी है, ध्यान से देखेंगे। किसको बोलते हैं सेचुरेट, जहां पर आपको क्या नजर आएगा, सिंगल बॉन्ड नजर आएगा, जहां पर भी सिंगल बॉन्ड नजर आएगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 होती है, और वो वैलेंसी कहां से कवर करता है, केवल सिंगल बॉन्ड से कवर करता है, तो क्या होगा, वो संतृप्त होगा। जैसे यहां पर आप देखेंगे इस तरीके से ये बॉन्ड नजर आएगा आपको, ठीक है, इस तरीके से नजर आ रहा है। कार्बन के कितने हाथ हैं, तो कार्बन के यहाँ पर 4 हाथ हैं, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, संतृप्त का एग्जांपल हुआ। लेकिन जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त। और जहां सिंगल बॉन्ड होता है वो है एल्केन, डबल बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा, एल्काइन। एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं और आपको शेयर कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन का, वो आप जरूर देखिएगा। हाइड्रोकार्बन की ऊपर से अलग से एक वीडियो बना हुआ है, उसमें आपको डिटेल ये चीज समझाया गया है। जब आप इसका नाम करेंगे, नेमिंग करेंगे, तो क्या होगा, तो कार्बन की संख्या को आप ग्रीक वर्ड में लिखेंगे और वहां पर क्या जोड़ेंगे, एन, तो क्या बनेगा वो एल्केन। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन। यहाँ पर आएगा इन, तो ये हो जाएगा एथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन। और यहाँ पर आएगा आपके पास ट्रिपल बॉन्ड में आइन, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। इस तरीके से केवल क्या करना है आपको, वहां पर एन, इन, आइन जोड़ना है। कार्बन की संख्या को आप ग्रीक वर्ड में लिखेंगे। अब ये ग्रीक वर्ड क्या होता है, कार्बन की संख्या को जो आप काउंट करते हैं ये कैसे काउंट होगा, तो हम उसके लिए आपको सिखा रहे हैं कि ग्रीक वर्ड क्या होता है। अगर आपके पास एक कार्बन है तो उस एक कार्बन को आप ग्रीक वर्ड में क्या बोलेंगे, यहाँ पर मिथ या मेथ। 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे आप उसे एथ। 3 कार्बन है तो उसे ग्रीक वर्ड में क्या बोलेंगे आप उसे प्रोप। 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे आप उसे ब्यूट। इस तरीके से आपको बोलना है। 5 है तो क्या हो जाएगा पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 कार्बन अगर नजर आएंगे आपको तो हो जाएगा ऑक्ट, 9 है तो क्या होगा नॉन, और 10 है तो क्या हो जाएगा डेक। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, ग्रीक वर्ड में कार्बन की संख्या को काउंट करना है। आगे भी होते हैं, आगे भी होते हैं, देखेंगे आप। अगर 11 आएगा तो क्या हो जाएगा अंडेक, 12 आएगा तो क्या हो जाएगा डोडेक। इस तरीके से आप इसे आगे करते जाएंगे। अब एक चीज को ध्यान देंगे आप, जब भी आपके एग्जाम में आता है तो ज्यादातर जो एग्जाम में आएगा वो आएगा ओनली 10 तक। बहुत ही रेयर केस में 10 से अधिक कार्बन वाले आएंगे, आपको नजर आएंगे। इसलिए ज्यादातर बहुत सारे बच्चों को केवल 10 तक याद होता है, लेकिन कम से कम आप यहाँ पर अभी 12 तक भी याद करके चलिए। अनडेक, डोडेक बहुत ईजी है, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। केवल आपको याद रखना है, ये 2 आएगा तो क्या जोड़ना है आपको डो, ये 3 आएगा तो क्या जोड़ना है आपको यहाँ पर ट्राई, ये 4 आया मतलब 14 मतलब 10, समझना 10 को क्या बोलते हो आप, 10 मतलब 10 को आपने क्या नाम दिया है डेक, उसमें क्या ऐड हुआ है 4 और आया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टेट्रा डेक। मतलब डेक मतलब तो 10 आपको करना ही है, ये क्लियर हुआ। साथ में यहाँ पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 4 को आप क्या बोलोगे यहाँ पर टेट्रा, तो ये हो जाएगा टेट्रा डेक। तो कम से कम इतना आप याद करके चलिए। जब तक आपको बेसिक में कार्बन को काउंट करना अगर आपको नहीं आता, ये आपको याद नहीं है, तो आप IUPAC में पढ़ ही नहीं सकते। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेथ, एथ, प्रोब्यूट तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद पे आपके एग्जाम में आएगा व्हाट इज एल्काइल ग्रुप्स, एल्किल समूह क्या है। ठीक है, जो हम बार बार अभी लिख रहे थे ना आर आर आर, वो आर क्या है, तो वही आर यहां पर है एल्काइल ग्रुप्स, एल्किल समूह। या एक संयोजी समूह या मूलक होते हैं जिन्हें पैराफिन के अणु से
आप समझ लेंगे। आप पैराफिन बोला गया है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। पैराफिन क्या होता है तो याद रखेंगे, एल्केन को पैराफिन कहते हैं। अगर आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको यही सब फायदा मिलेगा कि बहुत सारी चीजें जो है केवल सुन सुनकर आप यहाँ पर सीख जाएंगे, याद हो जाएगा आपको। तो पैराफिन क्या होता है, जो एल्केन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैराफिन। और जो डबल बॉन्ड आया था आपको याद होगा, उसे आपने क्या नाम दिया था, ओलेफिन नाम दिया था, ठीक है। तो यह एक संयोजी समूह या मूलक होते हैं जिन्हें पैराफिन के अणु से एक हाइड्रोजन के निष्कासन से प्राप्त करते हैं। एल्किल समूह को दर्शाने के लिए प्रायः संकेत R का प्रयोग करते हैं। ये आपका नोट्स हो गया, जो आपको कॉपी में नोट करना है। अगर आप 10th 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो ये आपको नोट्स करना है। अब ये एल्किल समूह को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये आ रहा है आपके पास एल्केन CnH2n+2, ये एल्केन का फार्मूला है। तो ये जो नजर आ रहा है ना आपको +2 जो नजर आ रहा है, ये +2 क्या है, तो ये +2 हाइड्रोजन की संख्या है। किसकी संख्या है, हाइड्रोजन की संख्या है। क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां से एक हाइड्रोजन को निष्कासित कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। देखिए एक हाइड्रोजन यहां से बाहर हो रहा है, जब भी बाहर होता है तो वहां पर माइनस साइन आता है। तो आप देखेंगे ये था अभी +2, एक हाइड्रोजन को हमने बाहर किया, यहां पर क्या आ गया, +1, ठीक है। पहले था फार्मूला CnH2n+2, अब हो गया आपके पास CnH2n+1, ठीक है। याद रखेंगे ये हो जाएगा आपके पास एल्केन, और इधर आकर क्या हो जाएगा, वो एल्किल। और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज मैंने लिया यहाँ पर एक R और साथ में क्या था, एक H था। अब मैंने क्या किया, इस H को यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा आपके पास R। तो ये R क्या है, यही R है यहाँ पर एल्किल ग्रुप। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, आपने एक चीज और सीखा कि एल्केन का फार्मूला RH भी होता है। आप केवल इस तरीके से याद करते हैं CnH2n+2, नहीं, आप ऐसे भी पढ़ेंगे। आप एल्केन का फार्मूला क्या होता है, RH, ठीक है, याद रखेंगे। और जैसे ही H को हटाएंगे तो उसके नाम में अब क्या हो जाएगा, इल जोड़ना है आपको, एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपके पास एल्किल समूह। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे यहां पर आ रहा है मीथेन, तो अब क्या हो जाएगा, वो R के फॉर्म में लेंगे तो मेथिल हो जाएगा। ये है एथेन, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एथिल। ये है प्रोपेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपिल। ये N क्यों आया, ये भी आपको समझाया जाएगा। एक वीडियो हमने आपको कल शेयर किया था, उसमें आप ध्यान देंगे। N मीन्स होता है नॉर्मल, जो सीधी श्रृंखला वाले होते हैं, सिंपल होते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, जो अनब्रांच होते हैं, कोई भी जहां पर ब्रांचिंग नहीं होती वहां पर हम N लिखते हैं। ब्यूटेन, तो इधर से क्या हो जाएगा, वो ब्यूटिल। सब में आपने क्या किया, सब में हमने यहां से एक हाइड्रोजन को निष्कासित किया है, बाहर निकाला है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट। अब देखेंगे यहां पर कभी कभी यूज होता है ना प्राइमरी सेकेंडरी, वो कैसे आया। एल्किल समूह जिन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न किया जाता है एवं जिनमें 3 या अधिक कार्बन परमाणु होते हैं, समवायी रूप में उत्पन्न होते हैं। आपको यह भी बताया जा रहा है कि हम जो है इसे आइसोमर के फॉर्म में समवायी रूप में भी शो कर सकते हैं। अब ये समवायी क्या हुआ, समवायिता क्या होता है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसके अनुसूत्र समान होते हैं, जिसके अनुसूत्र क्या हो जाएंगे, समान, एक जैसे नजर आएंगे, लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर है, संरचना जो है वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा यहाँ पर समवायिता। उसके जो अलग अलग स्ट्रक्चर है ये सब क्या है, उसके समवायी रूप हैं। क्लियर है। तो इसके लिए आपको अलग से एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, समवायिता, वहां पर आपको ये चीज सिखाया जाएगा। अब आप चेक करेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर N ब्यूटेन, टोटल कितने कार्बन है, काउंट कीजिए, 1 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। N क्यों आया, अभी मैंने आपको बताया था, जो भी सिंपल होता है, एक सीरीज में होता है, श्रृंखला में होता है, उसके नाम के सामने हम क्या करते हैं, N लगाते हैं। N मतलब होता है नॉर्मल, सामान्य। अब आप चेक करेंगे, इसे हम एल्किल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक हाइड्रोजन का निष्कासन करना है। तो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन का निष्कासन किया। कहां से करेंगे, जो फर्स्ट वाला है वहां से करेंगे। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, तो उसके हिसाब से हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं अभी, ये वाला। तो आप देखेंगे यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को निष्कासित किया, तो यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर आकर चेक कीजिए, यहाँ पर कितने हो गए, आप यहाँ पहले 3 था, अब यहाँ पर चेक करेंगे 2 नजर आ रहे हैं आपको।
ठीक है, एक हाइड्रोजन का हमने निष्कासन किया, इसका नाम क्या हो गया अब एन ब्यूटिल। पहले नाम क्या था ब्यूटेन, पहले चेक करेंगे एन था ब्यूटेन, अब क्या हो जाएगा ब्यूटिल। इसी का एक आइसोमर बनेगा, समवायी रूप बनेगा, ध्यान से देखेंगे, अब उसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर द्वितीयक ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल में कन्वर्ट हो गया। अब ये कैसे हुआ तो ध्यान से समझेंगे, हम क्या करेंगे एक कार्बन लेंगे, सेकंड नंबर जो कार्बन, ये अभी क्या था ये फर्स्ट था, अब हम क्या करेंगे ये जो सेकंड नंबर जो है यहां से क्या करेंगे एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, ये वाला चेक करेंगे आप यहाँ पर, जैसे ये हुआ फर्स्ट और ये क्या है सेकंड, फिर ये वाला आ जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा लास्ट वाला फोर्थ, ऐसा। अब आप चेक करेंगे जो सेकंड वाला है यहां से ये हाइड्रोजन को हटाया गया है, इसलिए इसके नाम में क्या लिखा गया है यहाँ पर द्वितीयक ब्यूटिल। तो बहुत सारे लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आती है कि एक सिंपल एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में कि द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना था, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना था, ठीक है, और बोला गया था उसका IUPAC नेम लिखिए। बहुत सारे लोग वो भी नहीं बना पाए, क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि उनको यही नहीं पता चल रहा था कि द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड लिखा कैसे जाता है। तो कुछ नहीं है, ये जो सेकेंडरी है जो क्लोराइड जो है Cl जो है वो यहीं पर आकर क्या होगा जुड़ेगा, क्योंकि आपने हाइड्रोजन यहीं से हटाया है, तो यहाँ पर एक की कमी हुई है, उस कमी को पूरा करने के लिए क्या हो जाएगा कोई भी अदर ग्रुप्स या एलिमेंट्स जिसकी वैलेंसी 1 है वो वहां पर आकर क्या करेगा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक चीजें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, केवल रटने से यहां पर नहीं होगा। इसी प्रकार एक एग्जांपल और है पेंटेन का, पेंटेन के कितने समवायी हो सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट नजर आ रहा है आपको यहाँ पर एन पेंटिल, आपने क्या किया एक हाइड्रोजन वहां से निष्कासन किया पहले कार्बन से, ठीक है, तो एन पेंटिल सीधी श्रृंखला वाला है इसलिए यहाँ पर एन आया नॉर्मल। फिर आ रहा है आपके पास यहाँ पर सेकंड आइसोपेंटिल, इसके बाद आ रहा है आपके पास यहाँ पर नियोपेंटिल, फिर है यहाँ पर सेकेंडरी पेंटिल द्वितीयक पेंटिल, फिर है यहाँ पर तृतीयक पेंटिल। अब आइसो क्या होता है नियो क्या होता है अभी आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं एक पेंटेन जो है ना, आप चेक करेंगे यहाँ पर उसके इतने सारे हम क्या बना रहे हैं आइसोमर बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आएंगे आप जो आपको सीखना था कि ये एन क्या है जो यूज होते हैं, तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के सामान्य नियम, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में जो सामान्य जो है हम टर्म यूज करते हैं वो क्या क्या है, तो सबसे फर्स्ट आ रहा है आपके पास उपसर्ग एन, एन मतलब होता है सामान्य, इसका उपयोग उन एल्केन के लिए होता है जिनमें सभी कार्बन सतत श्रृंखला बनाते हैं, सतत मतलब क्या होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस क्या होगा एक सीरीज बनाएगा बिना शाखित हुए, मतलब वहां पर ब्रांच नहीं होगा, केवल क्या होगा एक सीरीज होगा श्रृंखला होगा, ठीक है। चेक करेंगे आप यहाँ पर ये लिखा हुआ है एन ब्यूटेन, एन मतलब नॉर्मल एक सीधी श्रृंखला में लिखा हुआ है, चेक कर सकते हैं आप कितने कार्बन है 4 कार्बन, इसलिए क्या हो जाएगा एन ब्यूटेन। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे ये लिखा हुआ है एन पेंटेन, कोई भी ब्रांच नहीं है एकदम सीधी श्रृंखला में है और कितने कार्बन है 5 कार्बन, तो क्या हो जाएगा एन पेंटेन। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है आपके पास यहाँ आइसो, उपसर्ग आइसो का उपयोग उन एल्केन के लिए होता है जिनमें एक मेथिल समूह सतत कार्बन श्रृंखला के अंतिम से पहले, याद रखेंगे क्या बोला जा रहा है अंतिम से पहले वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, मींस आपको समझना है कि ये आइसो क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा यूज तो यही होने वाला है अभी आइसो। यहां पर ध्यान देंगे आप कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको एक सीरीज में, तो ये 1 ये 2 और ये 3 है। अब एक साइड यहाँ पर क्या है लटका हुआ है नीचे जुड़ा हुआ है वो है मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। तो जब मेथिल समूह सतत कार्बन श्रृंखला में कार्बन की सीधी श्रृंखला में क्या होगा जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसा ब्रांच के फॉर्म में रहेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं आइसो कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर आइसो, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे ये जो आइसो है ना ये कॉमन नेम में यूज होता है, ये IUPAC नेम में यूज नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ेगा नाम के लिए टोटल कितने कार्बन है ये चेक करने पड़ेंगे, कितने नजर आ रहे हैं ये देखने पड़ेंगे, तो आपको कितने नजर आ रहा है ये है 1 ये 2 ये 3 और नीचे क्या है 4। याद रखेंगे ये IUPAC नेम नहीं है, अगर IUPAC नेम होता तो हम कार्बन का नंबरिंग करते, ऊपर से ऐसा नंबरिंग करते, सीरीज देखते हैं यहाँ पर, ऐसा हमने नहीं किया, हमने ये पूछा आपसे टोटल कितने नजर आ रहे हैं, टोटल दिखाई कितने दे रहे हैं, तो टोटल यहाँ पर 4 दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसका नाम में क्या आया है आइसो
आइसोब्यूटेन। तो आइसो शब्द कब यूज होता है, जब कोई भी एक साइड क्या होगा, ब्रांच नीचे या ऊपर ऐसा लटका हुआ नजर आएगा तो उसे हम आइसो बोलते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप बताइए कितने कार्बन हैं। तो चेक कीजिए यहाँ पर कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, दिखाई कितने दे रहे हैं, तो 5, 1 2 3 4 और नीचे एक और नजर आ रहा है 5। ठीक है, लेकिन अगर आप नंबरिंग करेंगे, सीरीज देखेंगे आईयूपीएसी में, तो याद रखेंगे यहाँ पर केवल कितने कार्बन की सीरीज है, 4 कार्बन की सीरीज है। ठीक है, 4 कार्बन की सीरीज है, लेकिन आपको टोटल कितना दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई देने में तो 5 है ना, और एक क्या है, एक जो है नीचे की ओर ऐसा लटका हुआ है, ब्रांच के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, ये भी होगा यहाँ पर आइसो। तो आपको समझ में आ रहा है आइसो शब्द कब यूज करते हैं, जब कोई एक एल्काइल ग्रुप सीधी श्रृंखला में नीचे की ओर क्या होगा, लटका हुआ रहेगा, तो क्या होगा, आइसो, नीचे या ऊपर हो सकता है ये। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर है आइसोहेक्सेन, ये है आइसोहेक्सेन। यहाँ पर भी देखेंगे एक मेथाइल ग्रुप नीचे ये लटका हुआ है, ब्रांच के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सीखा यहाँ पर कि आइसो क्या होता है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आ रहा है आपके पास नियो। नियो नियो का उपयोग उन एल्केन के लिए होता है जिनमें 2 मेथिल समूह, वहां पर अभी आइसो में क्या आया था 1, आइसो में क्या आया था 1, और नियो में क्या आएगा यहाँ पर 2 मेथिल समूह सतत कार्बन श्रृंखला के अंतिम कार्बन से पूर्व वाले कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर आप इस तरीके से देखेंगे, इस डायरेक्शन में देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये अंतिम। ठीक है, तो ये जैसे इसको आप 1 मानते हैं, इसको 2 लेते हैं, ये 3 लेते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास 4, 1 2 3 4। तो अगर आप इसको अंतिम मानते हैं तो अंतिम से पूर्व ये होगा। ठीक है, याद रखेंगे ना, ये नंबरिंग आईयूपीएसी के लिए नहीं हो रहा है ना, वो आपको हम अलग से सिखाएंगे। ये केवल एक कॉमन टर्म में इसको पढ़ा जा रहा है कि आइसो और नियो कैसे आपको पहचानना है। तो आप देखिए ये अंतिम है, अंतिम से पहले में ये आ रहा है, और यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, 2 मेथिल ग्रुप्स ऊपर और नीचे यहाँ लटके हुए नजर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसके नाम में यहाँ पर नियो शब्द यूज करेंगे। टोटल कितने नजर आ रहे हैं, टोटल कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, तो टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पर 6। ठीक है, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ये क्लियर हुआ। लेकिन 2 मेथिल समूह जो हैं वो ऊपर और नीचे ऐसे लटके हुए नजर आ रहे हैं, ब्रांच के फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो उसके नाम में हम क्या यूज करेंगे, नियो शब्द। तो ये हो जाएगा नियो हेक्सेन। तो आप समझ में आया आपको कि एन मतलब नॉर्मल होता है, आइसो मतलब एक मेथिल ग्रुप्स होगा, और नियो मतलब 2 मेथिल ग्रुप्स जुड़ा हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आ रहा है आपके पास जटिल कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो जटिल कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो है एक्चुअल में अब हम यहाँ पर स्पेशल आपको नेमिंग जो है, नोमेनक्लेचर जो है सिखाएंगे। यहाँ पर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम करेंगे आईयूपीएसी नेम, वो रहेगा यहाँ पर एल्केन का, फिर आएगा एल्किन का, फिर आएगा एल्काइन का, और साथ साथ हम करेंगे यहाँ पर क्रियात्मक समूहों का भी नामकरण करेंगे। तो ये जो है नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो कल फिर से आपकी क्लास होगी इसी टाइम पे, और इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो है आपको वो जो टेबल आपको दिखाया गया था वो आपको याद करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से डेली आप क्लास ज्वाइन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर 11th की सेपरेट क्लास है, 12th की भी सेपरेट क्लास है, और 10th की भी सेपरेट क्लास है। तो उसमें ज्वाइन होने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके, थैंक यू।